नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू सक्सेस विद लोकेश भाटी। मैं हूं आपका दोस्त और गाइड लोकेश भाटी, आईटीओ दिल्ली। दोस्तों, प्रोनाउंस की सीरीज़ में आज हमारे पास टॉपिक है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस का। पिछली क्लासेस में हमने जो टॉपिक्स की कवर किए हैं बहुत इंपॉर्टेंट थे। उम्मीद है आप सब ने वो रिवाइज कर लिए होंगे, अच्छी तरीके से उनको कंसंट्रेट किया होगा। और आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। समय हमारे पास थोड़ा लिमिटेड ही है, लेकिन शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट आज फिर से आपसे कि इस मुहिम को, जो हमने ये मुहिम शुरू की है कि इंग्लिश ग्रामर की जानकारी हर बच्चे तक निःशुल्क पहुंचाने के लिए, इस मुहिम को दोस्तों आपके साथ की ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ज़रूरतमंद बच्चों तक इन वीडियोस को पहुंचाइए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए और लाइक कीजिए ताकि यूट्यूब एल्गोरिथम पर ये वीडियोस बच्चों को सजेस्ट हो सकें। ठीक है दोस्तों, इसके लिए धन्यवाद। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस के बारे में आज हमें बात करनी है दोस्तों। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, जैसा कि नाम से ही आपको एक चीज समझ में आ रही होगी, डिमॉन्स्ट्रेट करना। इंग्लिश भाषा में एक वर्ड होता है डिमॉन्स्ट्रेट, यानी कि प्रदर्शित करना, दिखाना। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस यानी कि क्या होती हैं? ऐसी प्रोनाउंस जो आपको कुछ प्रदर्शित कर रही हैं, कुछ दिखा रही हैं। अब वो क्या दिखाएंगी? वो आपको दर्शाएंगी किसी नाउन के जगह इस्तेमाल होने वाली प्रोनाउन। ठीक है, किसी नाउन की जगह एक प्रोनाउन इस्तेमाल होगी, सब्स्टिट्यूट होगी, रिपीटिशन अवॉइड करने के लिए। और साथ ही साथ वो प्रोनाउन किसी तरफ इशारा करेगी, प्रदर्शित करेगी, दिखाएगी। ठीक है, तो उन्हीं प्रोनाउंस को हम कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। आइए समझते हैं। दीज प्रोनाउंस आर यूज्ड टू पॉइंट आउट, यानी कि इंगित करती हैं, इशारा करती हैं, और डेमोन्स्ट्रेट, प्रदर्शित करती हैं पर्टिकुलर पर्सन या ऑब्जेक्ट, किसी पर्टिकुलर पर्सन को, व्यक्ति को या ऑब्जेक्ट की तरफ। ठीक है, उनकी तरफ इशारा करती हैं। और एग्जाम्पल के तौर पर दिस, दैट, दीज, दोज, ये सारी प्रोनाउंस क्या हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं। और भी एग्जाम्पल्स हैं जैसे सच, दी सेम, एटसेट्रा। ठीक है, तो इन प्रोनाउंस की मदद से आप किसी भी सेंटेंस में डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, इशारा कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं किसी भी नाउन की जगह सब्स्टिट्यूट होने वाली प्रोनाउन को। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को किसी नाउन के साथ में यूज किया, ध्यान दीजिएगा, अगर आपने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को किसी नाउन के पहले यूज किया है तो फिर वो प्रोनाउन नहीं रहेगी, फिर वो क्या बन जाएगी? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाएगी। ठीक है दोस्तों, आ रही है बात समझ में? अगर आपने किसी नाउन से पहले डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को इस्तेमाल कर लिया तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाएगा। ठीक है, अब सर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन अंतर क्या है? अंतर समझते हैं। देखिए, ये जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं दोस्तों, ये सब्स्टिट्यूट करती हैं एक नाउन को। आपने एक नाउन किसी सेंटेंस में इस्तेमाल की, अब आपको दोबारा से उस नाउन को यूज करना है, तो बजाय रिपीटिशन करने के आप क्या करेंगे? आप उसकी जगह पर एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल कर लेंगे। ये ध्यान रखिएगा, प्रोनाउन आर ऑलवेज इन प्लेस ऑफ ए नाउन। प्रोनाउंस जो हैं वो हमेशा नाउन की जगह पर इस्तेमाल होंगी, नाउन और प्रोनाउन दोनों साथ में इस्तेमाल नहीं होंगी। ठीक है, जबकि एडजेक्टिव में क्या है? दीज आर यूज्ड बिफोर ए नाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो है वो हमेशा नाउन के साथ में इस्तेमाल होगा। ये चीज चाहे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के लिए बात कीजिए या नॉर्मल एडजेक्टिव के लिए बात कीजिए, ये सत्य है कि हमेशा एडजेक्टिव किसी ना किसी नाउन के साथ में आएगा, जबकि प्रोनाउन हमेशा किसी नाउन की जगह पर आएगी। तो वही नियम यहां पर भी एप्लीकेबल है कि आपको अगर किसी नाउन को रिप्लेस करना है देन यूज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अगर आपको नाउन के साथ में यूज करना है, उसको क्वालिफाई करना है, उसकी विशेषता बतानी है, देन यूज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। दिस इज ए गिफ्ट फ्रॉम हर, किसी लड़की ने कोई गिफ्ट दिया। अब आप इशारा कर रहे हैं दिस इज अ गिफ्ट, ये वो गिफ्ट है। ठीक है, आप इशारा कर रहे हैं ना, डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, ये वो गिफ्ट है। ठीक है, इसी की बजाय आप ये भी इस्तेमाल कर सकते थे, गिव दिस गिफ्ट टू दिनेश, इस गिफ्ट को दिनेश को दे दो। इस गिफ्ट, अब देखिए गिफ्ट के साथ में, गिफ्ट नाउन है, नाउन के साथ में डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, वही दिस जो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ये अगर अकेले आ रहा है तो प्रोनाउन, यही वर्ड अगर नाउन के साथ में लग जाएगा तो एडजेक्टिव बन जाएगा। अब कौन सा वाला एडजेक्टिव?
सर दिखा रहा है, इशारा कर रहा है, ये वाला गिफ्ट, ये गिफ्ट, ठीक है, तो इसीलिए आप इसे क्या कहेंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। दिस हो गया, दैट, दैट यानी वो वाला, ये वाला दिस, वो वाला दैट, दैट इज जस्ट व्हाट ही वांट्स, वो चीज वही है जो वो चाहता है, ठीक है। इसी की तरह दैट को आप एज एडजेक्टिव भी इस्तेमाल कर सकते हो, दैट बॉय, वो लड़का, ठीक है। बॉय नाउन के साथ में दैट शब्द का इस्तेमाल कर लिया, एडजेक्टिव बन गया सर। बगैर नाउन के इस्तेमाल किया तो प्रोनाउन के रूप में आया है सर, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना है दोस्तों कि जैसे ही नाउन साथ में लग जाएगी तो फिर वो प्रोनाउन नहीं रहेगा, फिर वो एडजेक्टिव बन जाएगा, ठीक है। बशर्ते वो उसकी कोई ना कोई खासियत बताए, कोई उसकी क्वालिटी बताए, क्वांटिफाई करे उसे, ठीक है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल, दीज, दीज जो शब्द है ये भी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है और इसे आप डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हो। दीज आर मेयरली एक्सक्यूजेस, ये केवल बहाने हैं, आप आम बोलचाल में इस्तेमाल करते हो, दीज आर मेयर एक्सक्यूजेस, ठीक है, कि बहाने मत बनाइए, दीज आर मेयरली एक्सक्यूजेस, ये केवल छोटे बहाने हैं। अब इसी शब्द को अगर आप नाउन के साथ में इस्तेमाल करें, दीज फ्लावर्स, ये वाले फूल, ठीक है, दीज फ्लावर्स, तो ये यहां पर दीज शब्द जो है अब क्या बन गया, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन गया है, ठीक है। इसी तरीके से दोज, ये भी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव दोनों के रूप में इस्तेमाल हो सकता है। दी सेम, दी सेम जो शब्द है ये भी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव दोनों की तरह इस्तेमाल होता है, ठीक है, क्लियर है। आइए आगे बात करते हैं। एक इंपॉर्टेंट रूल, दिस इज यूज टू रेफर, ये जो शब्द होता है दिस, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैंने इसको नोटेड कॉमा के अंदर बंद किया है, इसका मतलब जो दिस वर्ड है ये इज यूज टू रेफर फॉर नियर बाई सिंगुलर पर्सन और ऑब्जेक्ट। दिस शब्द का इस्तेमाल आप कहां पर करते हैं, जब आपको किसी नजदीक रखी हुई चीज की तरफ इशारा करना है और वो चीज सिंगुलर है, या तो सिंगुलर पर्सन हो सकती है या सिंगुलर ऑब्जेक्ट हो सकती है, पर इंपॉर्टेंट बात क्या है कि वो आपके नजदीक होनी चाहिए। जो नजदीक वाली चीजें हैं उनके लिए आप दिस का इस्तेमाल करते हैं, नजदीक वाली सिंगुलर चीजें, ठीक है, नजदीक वाली सिंगुलर चीजें उनके लिए आप दिस शब्द का इस्तेमाल करते हो, ठीक है। जैसे दिस इज ए कैट, एक बिल्ली आपके सामने बैठी हुई है तो आप क्या कहेंगे, दिस इज ए कैट, दिस इज ए पेन, दिस इज ए माइक, दिस इज ए बोर्ड, ये सारी चीजें आपके नजदीक में है, सिंगुलर हैं, आपने दिस का इस्तेमाल किया। अगर नजदीक रखी हुई चीजें प्लूरल हो, सर कई सारी रखी हुई हैं, तो तब क्या कहेंगे, तब सर दीज का इस्तेमाल करेंगे, दीज। जैसे ही प्लूरल वाली बात आएगी तो दिस की बजाय आप दीज का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, सिंगुलर के लिए दिस, प्लूरल के लिए दीज। और नजदीक वाली होनी चाहिए, दोनों ही केस कौन से हैं, नजदीक वाली चीजों के लिए, ठीक है। जैसे दीज आर कैट्स, अगर कई सारी बिल्लियां बैठी हुई हैं तो आप क्या कहोगे, दिस आर कैट्स गलत, दीज आर कैट्स, ठीक है। दीज आर पेन्स, कई सारे पेन हैं, दीज आर पेन्स, कई सारे माइक हैं, दीज आर माइक्स, कई सारे बोर्ड रखे हुए हैं, दीज आर बोर्ड्स, ठीक है, क्लियर है मेरी बात। तो ध्यान क्या रखना है दोस्तों, अगर सिंगुलर नजदीक में रखी हुई चीजें हैं, एक है तो दिस का इस्तेमाल कीजिए, बहुत सारी हैं प्लूरल हैं तो दीज का इस्तेमाल करेंगे, क्लियर। आइए आगे बढ़ते हैं, अगली बात, दैट। हमने पिछले नियम में क्या पढ़ा, जो नजदीक वाली चीजें हैं, अब बात करनी है जो दूर वाली चीजें हैं, दूर की तरफ इशारा करना है, और अगर उसमें सिंगुलर है तो दैट का इस्तेमाल करेंगे। दैट इज यूज टू रेफर टू फार अवे, दूर वाली सिंगुलर पर्सन और ऑब्जेक्ट, सिंगुलर पर्सन या ऑब्जेक्ट अगर आपके पास है तो उसके लिए, दूर वाली के लिए आप दैट का इस्तेमाल करोगे। कोई बिल्ली बहुत दूर बैठी हुई है तो आप कहेंगे दैट इज ए कैट, ठीक है, और अगर वो नजदीक में है तो दिस इज ए कैट। इसी तरीके से अगर बहुत सारे हैं और दूर हैं तो आप क्या कहोगे, दोज, दैट का दोज बन जाएगा प्लूरल फॉर्म में, ठीक है। बहुत सारी चीजों के लिए आप दोज का इस्तेमाल करते हो, जैसे दैट इज ए बुक, वो एक किताब है, ठीक है, दोज आर बुक्स, वो किताबें हैं, ठीक है, क्लियर। इस बात को दोस्तों अच्छी तरीके से समझ लीजिए, नजदीक वाली चीजों के लिए दिस और दीज, दूर वाली चीजों के लिए दैट और दोज, ठीक है, इन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे आप, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला नियम पढ़ते हैं, इंटरेस्टिंग है ना,
इसी तरीके से दोस्तों देखो चीजें बहुत आसान हैं, लोगों को समझ में नहीं आता कि जी ये दिस में और दोज में क्या फर्क है, या दैट में और दिस में क्या फर्क है, कहां पर दैट का इस्तेमाल करना है, कहां पर दिस का इस्तेमाल करना है। चीजों को कैटेगोरिकली समझिए, उसके बाद में इंग्लिश बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। इट इज जस्ट ए लैंग्वेज, ठीक है, एक केवल भाषा है। उस भाषा के नियमों को अच्छी तरीके से समझ लीजिए, ये भाषा आपकी मुट्ठी में होगी, ठीक है। आइए अगली बात करते हैं। इफ टू सिंगुलर नाउन्स इन ए सेंटेंस, अगर किसी सेंटेंस में, इन ए सेंटेंस, किसी सेंटेंस में दो सिंगुलर नाउन्स हैं आपके पास, ठीक है, एक वचन वाली दो नाउन्स हैं, तो आप क्या करते हैं, और वो नाउन्स किस चीज से जुड़ी हुई हैं, एंड की मदद से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। देन तब क्या करते हैं आप, दिस शब्द का इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, यूज्ड फॉर लास्ट सिंगुलर नाउन। उन दोनों नाउन्स में जो सबसे बाद में आ रही है, बाद वाली जो नाउन है, उसके लिए दिस का इस्तेमाल करोगे, और दैट का इस्तेमाल करोगे पहली वाली सिंगुलर नाउन के लिए, ठीक है। समझिएगा ध्यान से, आपके पास सेंटेंस में दो सिंगुलर नाउन हैं, ठीक है। अब अगला सेंटेंस आप बनाना चाहते हो तो क्या दोबारा से वो दोनों नाउन्स का नाम लिखोगे, नहीं सर, रिपीटिशन अवॉइड करते हैं, प्रोनाउन का इस्तेमाल कर लेते हैं। प्रोनाउन कौन सी वाली लेनी पड़ेगी सर, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन लेनी पड़ेगी, ठीक है। अब सर क्या करें, दो थी तो दोनों में से किसके लिए दिस लगाएं, या दोनों के लिए दिस लगा दें, दोनों के लिए दैट लगा दें, क्या करें। नियम ये कहता है कि जो आपके नजदीक है, नजदीक कौन सी वाली है भाई, सेंटेंस में जो बाद में इस्तेमाल हुई वही तो नजदीक हुई आपके, ठीक है। तो जो बाद वाली नाउन है उसके लिए दिस का इस्तेमाल कीजिए, जो स्टार्टिंग में नाउन आई थी उसके लिए दैट का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वो आपसे दूर हो गई है। सिंपल नियम जो हमने पहले पढ़ा है, नजदीक वाली चीज के लिए दिस, दूर वाली चीज के लिए दैट। आइए देखते हैं। वर्क एंड प्ले आर बोथ नेसेसरी फॉर हेल्थ। सेंटेंस खत्म यहां पर, कि काम और खेलना दोनों ही सेहत के लिए जरूरी हैं, ठीक है। अब ये दो नाउन्स हैं, वर्क और प्ले, दोनों कैसी नाउन्स हैं, सोचिए और कमेंट करके इसका जवाब देना, ठीक है दोस्तों। ये काम एक करते हैं कि आप लोग यहां पर वर्क और प्ले, ये दोनों किस तरह की नाउन्स हैं, इसको कमेंट करके बताइएगा। जो लोग सही उत्तर देंगे उनके कमेंट्स को मैं लाइक करके आपको इशारा कर दूंगा कि उनका जवाब सही है, ठीक है। प्लीज इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए, तो हमारे पास दो सिंगुलर नाउन्स हैं, ये वर्क और प्ले। चलिए चलते चलते ये भी बता देता हूं, ये दोनों कौन सी तरह की नाउन्स हैं। जो पांचवा टाइप हमने पढ़ा था ना, वो वाला है नाउन्स के चैप्टर में, जो पांचवा टाइप पढ़ा था नाउन्स का, वो वाली है ये, ठीक है। सिंगुलर नाउन है वर्क और प्ले, ठीक है, सेंटेंस में एंड की मदद से जुड़ी हुई हैं। अब देखिए अगला सेंटेंस आपको बनाना है कि प्ले एक्सरसाइजेस द बॉडी। खेलने से क्या होता है, आपके शरीर को व्यायाम मिलता है, और काम से, वर्क से क्या होता है, ब्रेन को एक्सरसाइज मिलती है, ठीक है। अब समझिए कि आप दोबारा से अगर नाउन को इस्तेमाल करते हैं तो रिपीटिशन होगा। अब इसकी बजाय आप क्या कर सकते हैं, जो बाद वाली नाउन है इसके लिए दिस का इस्तेमाल कर लीजिए। जब आप यहां पहुंचे दोस्तों, पहला सेंटेंस हेल्थ पर खत्म हुआ, इसके बाद में जो अब अगला सेंटेंस आपने स्टार्ट किया, वहां के लिए नजदीक कौन सी वाली नाउन है, बाद वाली। तो बाद वाली जो प्ले नाउन है इसके लिए आप दिस का इस्तेमाल करेंगे। दिस एक्सरसाइजेस द बॉडी, एंड दूर कौन सी है, पहले वाली नाउन, उसके लिए दैट का इस्तेमाल कर लीजिए। दैट एक्सरसाइजेस द ब्रेन। तो दैट वर्क के लिए इस्तेमाल हुआ है, क्यों, क्योंकि वर्क सेंटेंस में पहले आया था, दूर हो गया आपसे, इसीलिए आपने उसके लिए दैट का इस्तेमाल किया। प्ले सेंटेंस में बाद में आया था, इसलिए हमारे नजदीक है, उसके लिए आपने दिस का इस्तेमाल कर लिया। दिस एक्सरसाइजेस द बॉडी एंड दैट एक्सरसाइजेस द ब्रेन, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ गया दोस्तों। तो इस तरीके से आप ये डिसाइड करेंगे कि अगर सेंटेंस में दो सिंगुलर नाउन्स आ गई तो किसके लिए दिस इस्तेमाल करना है, किसके लिए दैट इस्तेमाल करना है। जो नाउन आपके नजदीक में है उसके लिए दिस इस्तेमाल कीजिए, जो नाउन सेंटेंस में पहले इस्तेमाल हुई, प्रीवियस, उसके लिए दैट का प्रयोग करोगे। इज इट क्लियर। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला नियम समझते हैं। अगर आपके पास सेंटेंस में दो प्लूरल नाउन आ गई, यहां पर बात की थी सिंगुलर वाली, ठीक है, अब बात करते हैं प्लूरल वाली नाउन्स अगर आ जाएं। सर सिंगुलर प्लूरल कुछ भी आ सकते हैं, तो हमें यह समझना है कि नियम क्या कहता है, कि अगर सिंगुलर आ गई है तो दिस एंड दैट इस्तेमाल करोगे, प्लूरल आ गई है तो क्या इस्तेमाल करना है, इस वाले नियम में पता चलेगा। देखिए दो प्लूरल नाउन आपके पास सेंटेंस में है और एंड की मदद से जुड़ी हुई हैं, ठीक है, तब आप क्या करेंगे, दीज
का इस्तेमाल करेंगे किसके लिए, जो लास्ट में इस्तेमाल हुई है, यानी कि जो हमारे सबसे ज्यादा नजदीक है, उसके लिए आप दीज का इस्तेमाल करोगे। और दोज का इस्तेमाल करोगे किसके लिए, जो फर्स्ट प्लूरल नाउन है, सेंटेंस में स्टार्टिंग में जो इस्तेमाल हुई, उसके लिए आप दोज का इस्तेमाल करोगे। वही नियम, जो दिस हो रहा था वो अब दीज लग जाएगा, जो दैट इस्तेमाल हुआ था वो अब दोज हो जाएगा। ठीक है, देखिए, काउज एंड हॉर्सेस, गाय और घोड़े। ठीक है, काउज प्लूरल नाउन हो गई, अब हॉर्सेस प्लूरल नाउन हो गई। दोनों किसकी मदद से जुड़े हुए हैं, एंड की मदद से। आर बोथ यूजफुल एनिमल्स, दोनों ही कैसे जानवर हैं, यूजफुल एनिमल्स हैं। ठीक है, एनिमल्स पर दोस्तों देखो अब आपका सेंटेंस खत्म हो गया। ठीक है, अगला सेंटेंस स्टार्ट होता है। अब अगले सेंटेंस में आप क्या करेंगे, जो बाद वाली नाउन है उसके लिए तो इस्तेमाल करेंगे दीज। क्यों, क्योंकि ये हमारे लिए नजदीक है। सेंटेंस खत्म हुआ, सेंटेंस खत्म होने से आप अगर आप देखना स्टार्ट करें तो पहले कौन सी आ रही है, हॉर्सेस वाली नाउन आ रही है, तो इसके लिए आप दीज का इस्तेमाल करोगे क्योंकि ये नजदीक हो गई। और जो पहले इस्तेमाल हुई है सेंटेंस में वो थोड़ा सा दूर है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, दोज का इस्तेमाल करोगे। दीज यानी कि हॉर्सेस आर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि सामान ढुलाई के लिए इस्तेमाल होते हैं। जबकि वाइल दोज, दोज यानी पहले वाली नाउन कौन सी, काउज, जो सेंटेंस में स्टार्टिंग में यूज हुई वो हमसे दूर हो गई है, इसलिए उसके लिए आपने दोज का इस्तेमाल किया। दोज काउज आर सोर्स ऑफ मिल्क, दूध का स्रोत है। ठीक है, उनसे हमें दूध मिलता है। इज इट क्लियर। अब दोस्तों समझिए अच्छी तरीके से कि किसी सेंटेंस में अगर आपके पास दो प्लूरल नाउन हैं, एंड की मदद से जुड़ी हुई हैं, तो आप क्या करेंगे, जब आपको उनके लिए प्रोनाउंस का इस्तेमाल करना हो तो ये देखिए कि सेंटेंस में लास्ट में कौन सी नाउन आई है, जो लास्ट में आई है उसके लिए दीज प्रयोग करेंगे, और जो सेंटेंस में स्टार्टिंग में आई है, सबसे पहले आई है, उसके लिए आप दोज का इस्तेमाल करोगे। सेम वे अगर सिंगुलर नाउन्स हैं आपके पास, तो जो सेंटेंस में लास्ट में आई है उसके लिए दिस का इस्तेमाल कीजिए, और जो सेंटेंस में स्टार्टिंग में आई है उसके लिए दैट का इस्तेमाल करेंगे। इज इट क्लियर, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला नियम। इफ टू नाउन्स ऑफ सेम क्लास, अगर एक ही कैटेगरी की दो नाउन्स का क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है, आपने उनको कंपेयर कर दिया, ठीक है, उनके बीच में तुलना कर दी, उनके बीच में कंपैरिजन किया, तो क्या होगा, दैट शब्द का इस्तेमाल होगा। दैट इज यूज्ड फॉर सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन्स की अगर कंपैरिजन चल रही है तो आप दैट का इस्तेमाल करोगे, और अगर प्लूरल नाउन्स का कंपैरिजन चल रहा है तो दोज का इस्तेमाल करोगे। इज इट क्लियर। अगर आपके पास एक ही कैटेगरी की दो नाउन्स हैं, ठीक है, या तो सिंगुलर हो सकती है, अगर सिंगुलर वाली दो नाउन्स के बीच में कंपैरिजन हो रहा है तो आप क्या करेंगे, दैट का इस्तेमाल करेंगे। और अगर प्लूरल कैटेगरी की नाउन्स का कंपैरिजन हो रहा है तो आप दोज का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, समझते हैं कैसे। द क्लाइमेट ऑफ पुणे, यानी कि पुणे शहर का मौसम, पुणे शहर का मौसम सिंगुलर है सर, भाई एक ही मौसम की बात हो रही है, ठीक है। इज बेटर देन, बढ़िया है किससे, मुंबई शहर के मौसम से। अब देखिए, पुणे शहर का मौसम और मुंबई शहर का मौसम दोनों सिंगुलर हैं, उनके बीच में कंपैरिजन हो रहा है कि भाई कौन सा अच्छा है कौन सा घटिया है, तो आपने कहा सर पुणे शहर का मौसम बढ़िया है। ठीक है, अब इंग्लिश में ये कहने की बजाय द क्लाइमेट ऑफ पुणे इज बेटर देन द क्लाइमेट ऑफ मुंबई, तो क्लाइमेट शब्द जो है रिपीट हो रहा है। अब उस रिपीटिशन से बचने के लिए आप क्या करेंगे, आप डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल कर सकते हैं सर। और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, लेकिन अब ये सोचना पड़ेगा कि सर सिंगुलर सिंगुलर के बीच का कंपैरिजन है तो क्या करें, सिंगुलर सिंगुलर के बीच का कंपैरिजन है तो दैट का इस्तेमाल कर लीजिए। इज इट क्लियर। अगर सिंगुलर सिंगुलर के बीच का कंपैरिजन है तो दैट का इस्तेमाल कर लीजिए, दोनों जगह नहीं, केवल बाद वाले में ही इस्तेमाल होगा दोस्तों। अगर आप स्टार्टिंग में भी दैट या दिस का इस्तेमाल कर लेंगे तो फिर आपको अर्थ ही पूरा समझ में नहीं आएगा कि भाई बात किसकी हो रही है। इसलिए पहले तो आपको एक्चुअल नाउन लगानी जरूरी है ताकि ये पता चल सके कि पुणे शहर की मौसम का कंपैरिजन हुआ है किससे, मुंबई शहर के मौसम से। ठीक है, द क्लाइमेट ऑफ पुणे इज बेटर देन दैट ऑफ मुंबई, तो जो दैट शब्द का इस्तेमाल हुआ, इस दैट का मतलब क्या है, क्लाइमेट ऑफ मुंबई। ठीक है, दैट जो शब्द इस्तेमाल हुआ ये किसकी जगह पर इस्तेमाल हुआ है, क्लाइमेट शब्द की जगह पर। अब देखो
क्लाइमेट जो शब्द है दोस्तों ये क्या है, नाउन है। नाउन की जगह पर आपने क्या इस्तेमाल कर लिया, दैट। तो दैट क्या हो गया, प्रोनाउन। यही तो पढ़ रहे हैं हम कि नाउन की जगह पर इस्तेमाल होने वाला शब्द ही प्रोनाउन है। तो आप यहां पर क्लाइमेट शब्द का रिपीटिशन, उसको दोबारा इस्तेमाल करने से बच रहे हो, उसकी जगह पर आपने दैट का इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, सिंगुलर का कंपैरिजन चल रहा है, एक ही क्लास के हैं, मतलब सेम कैटेगरी की, कि भाई पुणे शहर का मौसम, मुंबई शहर का मौसम, पुणे शहर की मिट्टी, मुंबई शहर की मिट्टी, पुणे सिटी का एल्टीट्यूड, ऊंचाई, मुंबई सिटी का एल्टीट्यूड। तो सेम कैटेगरी की होनी चाहिए, उनके बीच में अगर कंपैरिजन चल रहा है सिंगुलर सिंगुलर का, तो लास्ट वाले के लिए आप दैट इस्तेमाल कर सकते हो। अगर प्लूरल का कंपैरिजन हो तब क्या करेंगे सर, तब देखिए, अगर प्लूरल का कंपैरिजन हो रहा है, सेम कैटेगरी की नाउन्स हैं, तब आप दोज का इस्तेमाल करेंगे। कैसे, देखिए, द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली, यानी कि दिल्ली शहर की जो गलियां हैं, ठीक है, रास्ते हैं, आर वाइडर देन, चौड़े हैं, किससे, मुंबई शहर की गलियों से। तो बजाय कहने के स्ट्रीट्स ऑफ मुंबई, आप स्ट्रीट्स को हटा दीजिए वहां से, उसकी बजाय दोज का इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, स्ट्रीट्स, गलियां, प्लूरल, प्लूरल का कंपैरिजन हो रहा है तो क्या करेंगे सर, दोज का इस्तेमाल करेंगे। जब सिंगुलर का कंपैरिजन हो रहा था तो दैट का इस्तेमाल किया, जब प्लूरल का कंपैरिजन हो रहा है तो दोज का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इज इट क्लियर। एक और देख लीजिए एग्जांपल, द रिवर्स ऑफ अमेरिका, यानी कि अमेरिका महाद्वीप की नदियां, रिवर्स, प्लूरल। तो समझ जाइए क्या करना है सर, यस, जो भी है आगे देख लेना। आर लार्जर देन, बड़ी हैं, किससे, यूरोप महाद्वीप की नदियों से। तो बजाय कहने के रिवर्स ऑफ यूरोप, हमने क्या किया, दोज ऑफ यूरोप कह दिया। ठीक है, अब दोस्तों मैं बार बार उसका ब्रैकेट में करके नहीं बताऊंगा आपको कि जी क्या चीज हमने छोड़ी है, समझ जाइए। रिवर्स ऑफ अमेरिका का कंपैरिजन हो रहा है, यानी कि अमेरिका महाद्वीप की नदियां, तो उनका कंपैरिजन किससे होगा, किसी ना किसी महाद्वीप की नदियों से ही होगा। भाई नदियों का कंपैरिजन पहाड़ों से तो हो नहीं सकता, नदियों का कंपैरिजन तो नदियों से ही होगा। तो अमेरिका महाद्वीप की नदियों का कंपैरिजन किससे हो रहा है, यूरोप की नदियों से, नदियों से ही हो सकता है। ठीक है, तो अब बजाय कहने के यहां पर दोबारा हम रिवर्स लिखते, उसकी बजाय हमने क्या कर दिया, दोज शब्द का इस्तेमाल कर लिया। क्यों, क्योंकि सर प्लूरल का कंपैरिजन हो रहा है, बहुवचन का कंपैरिजन कर रहे हैं, दोज का इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, इज इट क्लियर। आइए आगे बढ़ते हैं। एक और प्रोनाउन है आपके पास डेमोन्स्ट्रेटिव में, सच। ठीक है, सच इज यूज्ड एज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन फॉर बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल। ठीक है, दोनों ही सेंस में इसका इस्तेमाल हो जाता है। सच जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, इसे आप सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल दोनों ही सेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे, देखिए, ही इज द हाउस ओनर, वो घर का मालिक है, एंड एज सच, यानी कि किस हैसियत में, जो सच शब्द है ये आपको बताता है कि किस हैसियत में है, किस रोल में, यानी कि हाउस ओनर, मकान मालिक होने की हैसियत से, ही हैज द राइट टू मेंटेन द हाउस, यानी कि आप किसी व्यक्ति की तरफ इशारा कर रहे हो कि भाई वो आदमी इस घर का मालिक है और इसीलिए वो इस घर के रखरखाव की जिम्मेदारी रखता है, या उसके पास ये अधिकार है कि वो इस घर का रख रखाव कर सकता है, मेंटेनेंस कर सकता है। अब वो जो हैसियत है वो क्या है, सिंगुलर है। ठीक है, भाई मकान मालिक, हाउस ओनर एक व्यक्ति है, तो यानी हैसियत जो है उसकी वो मकान मालिक की है, सिंगुलर की बात हो रही है। उसकी बजाय जगह आपने क्या कर लिया, सच का इस्तेमाल कर लिया। बजाय कहने के कि एंड एज द हाउस ओनर ही हैज द राइट, एज द हाउस ओनर कहने की बजाय आपने क्या कर लिया, एज सच ही हैज द राइट। ठीक है, बजाय कहने के, क्योंकि देखो हाउस ओनर जो शब्द है ये पहले भी इस्तेमाल हो चुका है, अब दोबारा से हम इस्तेमाल करेंगे तो रिपीटिशन होगा। वो रिपीटिशन हटाने के लिए हमने क्या किया, कोई प्रोनाउन लगानी है सर। अब वो प्रोनाउन क्या लग सकती है, भाई उसके रोल की बात हो रही है, उसके हैसियत की बात हो रही है, तो इसलिए हमने यहां पर सच प्रोनाउन का इस्तेमाल किया है। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ध्यान रखना। अब देखिए दूसरा, कहां पर प्लूरल के सेंस में इस्तेमाल होता है, क्रिमिनल्स आर रेस्ट्रिक्टेड सच बाई लॉ, यानी कि जो क्रिमिनल्स हैं, जो अपराधी हैं, उन्हें कानून की दायरे से रोका गया है। ठीक है, तो किसको रोका जा रहा है, क्रिमिनल्स को। क्रिमिनल्स कैसा शब्द है, प्लूरल शब्द है, उसके लिए भी आप सच का इस्तेमाल कर सकते हो। क्रिमिनल्स आर रेस्ट्रिक्टेड, यानी कि क्रिमिनल्स को कानून के दायरे से रोका गया है। तो पहले सेंटेंस में सच जो है सिंगुलर सेंस में इस्तेमाल हुआ, और दूसरे सेंटेंस में ये प्लूरल सेंस में इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, तो सच जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है दोस्तों, ये सिंगुलर और प्लूरल एक जैसा ही इस्तेमाल हो जाता है। क्लियर, जबकि दिस दैट, दिस और दैट दोनों सिंगुलर में इस्तेमाल होंगे, दोज और दीज प्लूरल में इस्तेमाल होंगे। सच
दोनों में इस्तेमाल हो जाता है। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं अगले पॉइंट की। द सेम, ये भी एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है दोस्तों। ठीक है, द सेम इज जनरली यूज्ड एज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इसको आप डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में ही इस्तेमाल करते हो नॉर्मली, इसका प्रोनाउन के रूप में इस्तेमाल आमतौर पर नहीं होता है। हालांकि ये है, बट इसका प्रयोग अवॉइड किया जाता है एज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो इसको सर एडजेक्टिव बिल्कुल कर सकते हो सर, साथ में नाउन लगा दीजिए, एडजेक्टिव बन जाएगा। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, साथ में नाउन लगा दीजिए तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाएगा। ठीक है भाई, दूध है उसमें खट्टा डाल दीजिए दही बन जाएगी चीज तो वही है। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, उसके साथ में आपने नाउन का इस्तेमाल कर लिया, तो आपके लिए डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव तैयार हो गया। कैसे? दिस इज द सेम बुक, दी सेम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, लेकिन आपने साथ में क्या कर दिया, एक नाउन का इस्तेमाल कर दिया, बुक। तो अब क्या बन गया ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दिस इज द सेम बुक, ये वही किताब है, दिस इज द सेम। ठीक है, दिस इज द सेम बुक, ये वही किताब है, दैट आई बॉट यस्टरडे, जो मैंने कल खरीदी थी। ठीक है, तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बना करके आपने इसको इस्तेमाल किया है, और नॉर्मल इंग्लिश यूसेज में आप दी सेम को एज एडजेक्टिव ही इस्तेमाल करते हैं, प्रोनाउन की तरह बहुत कम इसका इस्तेमाल होता है, आप अवॉइड करते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? चलिए अगली बात, एज पर रिक्वायरमेंट, यानी कि सेंटेंस में जैसी भी जरूरत हो, प्रोनाउंस कौन कौन सी, दिस, इट या दे, ये जो प्रोनाउंस हैं आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ द सेम। यानी कि ये जो दी सेम की हम कहानी पढ़ रहे थे कि आप इसको एज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इस्तेमाल करते हो, बजाय डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के इस्तेमाल करने की बजाय। ठीक है, तो सर अगर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरह आपको ये इस्तेमाल करना ही नहीं था, तो फिर हम इसे इसको प्रोनाउन की कैटेगरी में पढ़ते ही क्यों हैं? इसको फिर तो हमें एडजेक्टिव में पढ़ना चाहिए था। इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि इसको जैसे भी जरूरत पड़े सेंटेंस में, हम दिस, इट या दे की मदद से रिप्लेस कर लेते हैं। इज इट क्लियर? आ रही बात समझ में? देखिए, आई गेव हिम ए पेन, मैंने उस लड़के को एक पेन दिया, एंड द सेम वॉज रिटर्न टू मी, और वो पेन मुझे लौटा दिया गया। ठीक है, आप ये अगर ये कहना चाहते हैं मैंने किसी को एक पेन दिया और वो पेन मुझे लौटा दिया गया, यानी उस लड़के ने मुझे वो लौटा दिया। तो द सेम कहने की बजाय अगर आप ये कहते हैं द सेम वॉज रिटर्न टू मी, तो ये अवॉइड करना चाहिए, ये ग्रामेटिकली ठीक नहीं है। इसकी बजाय आप क्या कह सकते हैं, आई गेव हिम ए पेन, मैंने उस लड़के को एक पेन दिया और वो मुझे वापस लौटा दिया गया मेरा पेन, तो इट वॉज रिटर्न टू मी, वो मुझे लौटा दिया गया। अब क्योंकि देखिए दोस्तों, निर्जीव चीज की बात हो रही है तो इसलिए आपने इट का इस्तेमाल किया है। ठीक है, नजदीक रखी हुई चीज होती तो आप कहते थे दिस वाज रिटर्न टू मी, दूर रखी हुई चीज होती तो आप कह देते दैट वाज रिटर्न टू मी, बहुत सारे होते तो दे वर रिटर्न टू मी। ठीक है, इस तरीके से दिस सेम जो शब्द है, इसे आपको एज प्रोनाउन इस्तेमाल करने से बचना चाहिए, ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। ठीक है, इज इट क्लियर? आइए आगे बात करते हैं। अगला पॉइंट, दिस और दैट, यानी कि दिस और दैट ये जो शब्द हैं यूज्ड बिफोर सॉर्ट ऑफ या काइंड ऑफ। अगर किसी सेंटेंस में सॉर्ट ऑफ या काइंड ऑफ शब्दों का प्रयोग हो रहा है तो उनके साथ में आप दिस या दैट का प्रयोग करते हैं। और अगर सॉर्ट्स ऑफ या काइंड्स ऑफ प्लूरल का इस्तेमाल हो रहा है तो उनके साथ में दीज या दोज का इस्तेमाल करते हो। ठीक है, अगर सिंगुलर सॉर्ट ऑफ या काइंड ऑफ का प्रयोग है तो आप दिस एंड दैट लगाओगे। अगर प्लूरल है सॉर्ट्स ऑफ, काइंड्स ऑफ, तब आप किसका इस्तेमाल करोगे, दीज का या दोज का। कैसे, आइए समझते हैं। दिस काइंड ऑफ पेन इज कॉस्टली, इस प्रकार के पेन कीमती होते हैं नॉर्मली। ठीक है, अगर आप ये कहना चाहते हो काइंड ऑफ, यानी कि इसका जो प्रकार है, काइंड ऑफ सिंगुलर की बात हो रही है तो आपने क्या इस्तेमाल किया, दिस। ठीक है, तो दोस्तों बात हो रही है कि ये जो पेन है इसके प्रकार की, काइंड यानी कि इसकी प्रजाति की, और वो क्योंकि सिंगुलर है तो इसलिए आपने दिस का इस्तेमाल किया। अगर यहां पर आप दीज का इस्तेमाल कर लेते तो गलत हो जाता। ठीक है भाई, दीज नॉर्मली प्लूरल सेंस में इस्तेमाल होगा, तो सिंगुलर के लिए आपने दिस का इस्तेमाल किया। दिस वो जो हमारे नजदीक है, अगर दूर रखी हुई किसी चीज की बात होती तो दैट लगता। ठीक है, जैसे दैट सॉर्ट ऑफ मैन, यानी कि उस तरह के व्यक्ति, उस तरह के आदमी, दैट सॉर्ट ऑफ। ठीक है, यहां भी क्या बात हो रही है, आदमी की किसी प्रकार या प्रजाति की बात हो रही है, उस तरह के लोग, उस तरह का आदमी क्या होता है, इज हेटफुल, यानी कि उससे घृणा आती है। ठीक है, इस तरह के, उस तरह के आदमी से घृणा होती है।
ठीक है, इसकी जगह अगर आप दोज लगा देते तो गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि सॉर्ट ऑफ ये सिंगुलर चल रहा है दोस्तों, सिंगुलर के साथ में आपको दैट लगाना है या दिस लगाना है। नजदीक वाला है तो दिस लगाइए, दूर वाला है वो, तो इसलिए दैट लगा दीजिए। अगली बात, अगर बात करें प्लूरल की, काइंड्स ऑफ, दीज काइंड्स ऑफ बुक्स आर ऑथेंटिक, इस तरह की किताबें, इस तरह की किताबें, तो क्या बात हो गई? प्लूरल हो गई, और नजदीक रखी हुई बातों की बात हो रही है, तो इसीलिए आप दीज का इस्तेमाल करोगे। दीज काइंड्स ऑफ बुक्स आर ऑथेंटिक। इज इट क्लियर? इसकी जगह पर अगर आप दिस काइंड्स ऑफ बुक्स कर देते तो दोस्तों प्लूरल की बात हो रही है, दिस नहीं लगेगा। प्लूरल की बात हो रही है तो या तो दीज या दोज, नजदीक रखी हुई है तो दीज, दूर की बात होगी तो दोज। जैसे दोज सॉर्ट्स ऑफ पीपल आर लेबोरियस, उस तरह के लोग मेहनती होते हैं, उस तरह के, दूर की बात हो गई तो दोज का इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, दैट सॉर्ट्स ऑफ पीपल कहोगे तो प्लूरल है, प्लूरल के साथ में दैट नहीं लगेगा। इज इट क्लियर? काइंड ऑफ या सॉर्ट ऑफ, काइंड, सॉर्ट सिंगुलर वर्ड, उनके साथ में दिस या दैट का प्रयोग करोगे, ये चेक करने के बाद कि नजदीक की बात है या दूर की बात है। नजदीक है तो दिस, दूर है तो दैट। अगर प्लूरल की बात हो रही है, काइंड्स ऑफ, सॉर्ट्स ऑफ, तो दीज या दोज का इस्तेमाल। फिर बाद में चेक कीजिए कि नजदीक वाले हैं तो दीज, दूर वाले हैं तो दोज का इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, इस तरीके से आपको चेक करना है सेंटेंस में कि दिस का प्रयोग करोगे, दैट का प्रयोग करोगे, दीज का प्रयोग करना है या दोज का प्रयोग करना है। ठीक है, इज इट क्लियर दोस्तों? चीजें बहुत आसान हैं, अच्छी तरीके से थोड़ा सा शांत दिमाग से अगर आप इन चीजों को सुनेंगे, समझेंगे और रिवीजन करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि कुछ भी ऐसा इसमें टिपिकल बहुत कठिन कोई चीज है जो आपको समझ नहीं आ सकती है। हर बच्चा समझ सकता है, चाहे वो हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से है, चाहे इंग्लिश मीडियम से है, चाहे सीबीएसई बोर्ड से है, चाहे यूपी बोर्ड से है, चाहे हरियाणा बोर्ड से है। किसी भी बोर्ड, किसी भी बैकग्राउंड का व्यक्ति, बच्चा, स्टूडेंट इन चीज़ों को बड़ी आसानी से समझ सकता है। बस चीज़ों के प्रति थोड़ा सा आप अपना नज़रिया खोलिए, चीज़ों को समझिए, दिमाग से ये चीज़ हटा दीजिए कि इंग्लिश कठिन है। अगर आपने अपने दिमाग से ये जो प्री कंसेप्शन है कि जी इंग्लिश कठिन होती है, ये आपने पहले ही अगर दिमाग में बैठा लिया तो दोस्तों फिर तो उसका कोई इलाज नहीं है। हाँ, अगर आप ये सोचते हैं कि यस इंग्लिश आसान है, बाकी लोग सीख सकते हैं, मैं क्यों नहीं सीख सकता, तो इट्स नॉट दैट टफ, बड़ा आसान है, आप भी सीख सकते हो बड़ी आसानी से। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का ये लेक्चर कंप्लीट होता है, और नेक्स्ट वीडियो में जो रिमेनिंग पॉइंट्स हैं हमारे, डेमोन्स्ट्रेटिव तो आज कंप्लीट हो गया है, नेक्स्ट वीडियो में जो रिमेनिंग टाइप्स हैं प्रोनाउंस के उन्हें हम कवर करेंगे। तो आज के लिए आपसे विदा चाहूंगा, साथ के साथ वो विनम्र निवेदन फिर से कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में दोस्तों लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि ज़रूरतमंद बच्चों तक ये वीडियोस पहुंच सकें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।